Namaskar viewers, hello and welcome to this special broadcast on Sunset TV. I am Tina Jha. So the newly constructed Parliament House of India saw history being made on Thursday night with the passage of the Constitution 128th Amendment Bill 2023. Rajya Sabha unanimously passed the bill that seeks to provide 33% reservation to women in Lok Sabha and the state assemblies. Lok Sabha, remember, had cleared the bill on Wednesday with 454 votes in favour. This is the first legislation passed in the newly constructed Parliament House, marking a significant step in India's journey towards empowering its women. Hailing the passage of the bill with such an overwhelming majority as a historic achievement, Prime Minister Narendra Modi said India now stands at the cusp of a brighter, more inclusive future, with our Nari Shakti being at the core of this transformation. जी बिल्कुल टीना जी, एक तरह से नए संसद भवन का पहला जो सत्र था वो खासा ऐतिहासिक रहा। संसद के इस विशेष सत्र में जहां भारत की लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा का एक नया अध्याय लिखा गया। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। हालांकि पहले जनगणना और सीटों के प्रसीमन का काम होगा। जनगणना और प्रसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही लागू हो सकेगा। 128वें संविधान संशोधन विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से करीब आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में करीब 15% और राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 10% के आसपास है। जाहिर तौर पर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक टीना पारित हुआ है संसद से, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके व्यापक संदेश है, क्योंकि संसद का नया भवन और पहला विधेयक जिस तरह से पारित हुआ है वो अपने में बहुत बड़ा संदेश देता है। उसी पे हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, and to discuss the significance of this historic bill, also this special session that was called the 4-day session was historic in many ways. We moved from the old Parliament building to the new Parliament House of India. The significance of this as we enter the Amrit Kal, we will discuss with two special guests who are joining us on the program. I'm delighted to welcome Ms. Seema Dwivedi, Member of Parliament, Rajya Sabha. She represents the BJP. And Mr. P.P. Chaudhary, Member of Parliament, Lok Sabha. He represents the BJP as well. Thank you to both of you for joining us on this special broadcast. But before we begin with our discussion, let's listen in to the Prime Minister, what he said after the passage of this historic bill. कभी-कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए
बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है। तो कई मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक रहा, जैसा आपने सुना प्रधानमंत्री को। सीमा जी, आपसे शुरुआत करती हूँ चर्चा की। ये ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम नए संसद भवन में हमने प्रवेश किया और जो पहला कानून है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। ये इसलिए भी है कि आगे हम जिस अमृतकाल के लिए प्रधानमंत्री ने एक उम्मीद जताई है उसमें महिलाओं की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी रहीं, अपने अनुभव हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करिए। पहले तो मैं आभार करना चाहूँगी अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति, जिन्होंने मुझे राज्यसभा में भेज करके इस सुनहरे पल में साक्षी होने का साक्षात अवसर दिया। उसके लिए मैं उनको बहुत कोर्शा धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए टीना जी, कल जब विधेयक आ रहा था राज्यसभा में, पहले लोकसभा में आया, फिर वहाँ पे पास होकर के राज्यसभा में आया, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह थी कि आज भारत में क्या होने वाला है। और बिल्कुल एकदम से यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कई दशक से जो काम नहीं हो पाया, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस को काम करने का अवसर मिला। महिला प्रधानमंत्री भी कांग्रेस की हुई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा प्रयास नहीं किया। अगर अच्छा प्रयास किया होता तो शायद इस बिल को मंजूरी बहुत पहले हो गई होती। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बहुत छोटे से कार्यकाल में इस विधेयक को लेकर के आए, लेकिन एक कहावत है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना नहीं देखा था, जो उनकी एक विजन थी, जो उनकी एक सोच थी कि हमको इस विधेयक को लाना ही लाना है, और जब राज्यसभा में विधेयक सर्वसम्मत से पास हो गया तो फिर आधी आबादी को बिल्कुल जैसे एकदम मुक्ति मिल गई हो, एकदम तो जैसे उनके लिए एक भाग्य उदय हो गया हो। प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण इसलिए नहीं ले आए कि हम राजनीति में ज़्यादा संख्या में आए। उनके पीछे एक सोच थी कि महिलाएं जब हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती हैं, और महिलाएं राजनीति में भी अच्छा काम की हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी इसके सशक्त उदाहरण हैं। जब महिलाएं आएंगी, बाहर निकलेंगी तो वो स्वावलंबी बनेंगी, वो अपने पैर पे खड़ी होंगी, वो एक निश्चय के साथ बढ़िया काम करेंगे। और अगर महिला घर के अंदर रह करके बेटर काम कर सकती है तो महिला राजनीति में भी रह करके बहुत अच्छा काम कर सकती है। कारण क्या है? महिलाओं के अंदर दया होता है, महिलाओं के अंदर धर्म होता है, महिलाओं के अंदर त्याग होता है, महिलाओं के अंदर एकदम से कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना होती है। महिला जब अपने पे आ जाती है तो फिर से कोई पराजित नहीं कर सकता। मोदी जी ने सारी बहनों को सपने को साकार किया है। कोटि कोटि बहनें उनको धन्यवाद दे रही हैं, उनको बधाई दे रही हैं, उनको दीर्घायु जीवन की कामना कर रही हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है, यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है। जी चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इस विशेष सत्र की मैं बात करूं, जाहिर तौर पे इसके कई संदेश हैं। एक तो लोकतंत्र की दृष्टि से नया अध्याय भारत ने लिखा, हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में एक नया अध्याय लिखा गया। दूसरा, अगर राज्यसभा की बात मैं करूं तो जिस तरह सर्वसम्मति के साथ ये बिल पारित हुआ, एक संदेश गया कि सदन में बात हो भी सकती है किसी मुद्दे पर और सहमति के साथ किसी बिल को, विधेयक को पारित भी किया जा सकता। वरना इस बिल का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें हमने प्रतियां फटते भी देखी थी सदन में, कांग्रेस के समय ये सब चीज हुई थी। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा काम हो गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नई संसद में हम प्रवेश किया हमने गणेश चतुर्थी के दिन, और उसी दिन आप देखेंगे कि वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके द्वारा सर्वसम्मति से
वो नगण्य है, 1 या 2 वोट कोई मायना नहीं रखता। ये मैसेज जो है ये भारत में ही नहीं, ये मैसेज पूरे विश्व में कन्वे हुआ है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ बातें ही नहीं करता है, वो करके दिखाता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल, ये मानते हैं हम कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही है इसकी। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो बहुत पन्ने उठाएंगे तो बहुत लंबे समय से ये माइंड में था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। और पहली बार ये ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 तारीख को ये पेश हुआ और आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये पास भी हो गया। तो 3 दिन के अंदर अंदर ये सब काम होना, ये अपने आप में हमारे नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका ये करिश्मा है। सारे दल साथ हुए, सारे दलों को और सारी पार्टीज वगैरह को ये हम धन्यवाद भी अर्पित करते हैं कि ऐसे काम के लिए वो साथ हुए। लेकिन जब हम इतिहास पर उठा करके देखें, सबसे पहले ये प्रयास हुआ 1999 में, देवगौड़ा जी जब उनकी सरकार थी तो उस समय वो लेके आए, तो उस समय वो स्टैंडिंग कमेटी में रेफर हो गया। उसके बाद में 13 जुलाई को 1998 को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय लाया गया, उस समय जेडीयू के द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद में फिर वापस वाजपेयी जी लेके आए 1998 में। तो 1998 में एक प्रयास नहीं किए गए। 98 में वाजपेयी ने 13 जुलाई 1998 पहला, 14 जुलाई 98 को फिर, और फिर बाद में 11 दिसंबर 98 को उसके बाद में, और 23 दिसंबर 98 को फिर जेडीयू के द्वारा उसका विरोध किया गया, उसकी प्रतियां भी फाड़ी गई। तो आप सोच सकते हैं कि लगातार जो हैं ये प्रयास जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे 2000 में फिर लेके आए, फेलियर हुआ, फिर 2002 में फेलियर हुआ। तो उसके बाद में मुरली मनोहर जी जोशी जी की कमेटी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई 2003 में। तो आप देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट से लगता है कि हमारी मंशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी विचारधारा में है कि वुमेन का एम्पावरमेंट का। तो कई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती हैं कि भाई कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल गेन है या नहीं है उसके लिए हमें इतिहास को देखना पड़ेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रही। तो आप मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट से जो लगता है उससे ये लग रहा है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच महिलाओं के प्रति और उनके एम्पावरमेंट के प्रति, आप देखिए जो ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुजरात का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं गुजरात के एज ए मुख्यमंत्री जब वो थे उसकी बात नहीं करूँगा, बहुत लंबा इतिहास है उसमें। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने खूब काम किए। लेकिन अगर हम 2014 में जो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, तो उसमें 2014 में आप सोचें कि उज्ज्वला गैस के लिए 9.6 करोड़ और जन धन अकाउंट जो है करीब 27 करोड़ महिलाओं के खुलवाएं, और मुद्रा लोन जो है करीब 27 करोड़ महिलाओं को। और उसके बाद में रेशियो जो है अगर आप वुमेन का देखें, क्योंकि जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे तो मेल फीमेल का रेशियो जो है उसमें पहले हमेशा फीमेल का रेशियो कम था। पहली बार हम देश में देखने को मिल रहा है कि 1000 मेल पे 1020 फीमेल है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जी। विकास को समावेशी बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। उसके बाद में एक में और बता, प्रधानमंत्री आवास योजना के जैसे 1.72 करोड़। तो ये सारी जो हैं अगर आप इनको देखें तो इसीलिए ये इसको पॉलिटिकल इससे पॉलिटिक्स से जोड़ना बहुत गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रहा है। और उसी कड़ी में ये बिल हैं, और बिल पास होने के बाद में अब 33% रिजर्वेशन, ये अपने आप में 1/3 रिजर्वेशन बहुत बड़ी बात है जी। सीमा जी, 27 साल से करीब प्रयास हो रहा था, अब जाकर सफल हुआ। अच्छी बात ये रही कि हमने देखा 2 दिन तक दोनों सदनों में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, कई तरह के लोगों ने अपने मत रखे, अपने सुझाव भी रखे किसी तरह के। तो अपने सदन के बारे में अगर आप बताएं कि क्या कुछ अच्छी बातें निकल कर आई, क्योंकि हमने देखा कि अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस जो भी मेंबर उठकर खड़ा हुआ उसने इस बिल का समर्थन ही किया, और खासकर राज्यसभा में हमने देखा कि बिल्कुल यूनानिमसली ये पास हुआ। तो आपके जहन में कुछ इस तरह की बातें हों जो आपको लगा कि काफ़ी कुछ अच्छी चर्चा भी हुई इस बिल को लेकर? चर्चा मैडम बहुत। टीना जी की बात का जवाब दे, उसको बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो चौधरी साहब से मैं समझना चाह रहा था कि आखिर वो राजनीति, अगर मैं बात करूं, क्योंकि राजनीति इस बिल को लेकर पहले खूब हुई है, खूब कांग्रेस के समय भी हुई है, दूसरे दलों के समय भी खूब हुई है।
आखिर वो इस बार ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि सहमति के साथ ये बिल राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा में भी 2 वोट पड़े खिलाफ में। जैसा चौधरी साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को, कैसे देखती हैं? यह एक ऐसा बदलाव है कि जिस बदलाव की कल्पना खाली प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कई दल के लोग उनको समर्थन देते थे, उनके साथ मिलकर के सरकार में रहते थे। पिछली बार जब कांग्रेस जब महिला विधेयक को लेकर के आई पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें याद है जब राज्यसभा में 2010 में सर्वसम्मति से बहुमत के साथ पास हो गया, 2010 में जब कांग्रेस के लोगों ने पास कराया, जब इसको लोकसभा में पेश करने की आवश्यकता आई, तो जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे, या सहयोगी दल मतलब जो उनको सरकार में समर्थन दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, महिला को आरक्षण नहीं देना है, और प्रतियां भी छीन करके उन लोगों ने फेंका था। आपने देखा होगा। ये परिवर्तन इसलिए आया है कि आज जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, या जिन्होंने अपना एक इंडिया का गठबंधन बना के रखा है, उन लोगों ने के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो इस बिल का विरोध कर सके। एक जमाना था जब प्रतियां फाड़ते थे, आज एक ऐसा दौर आया है कि जब वो खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं कि भाई हम भी महिला विधेयक के साथ हैं, हम भी आपके इस प्रस्ताव के साथ हैं। इसको हम क्या कहें, प्यार कहें, डर कहें, मोहब्बत कहें, जो कह लीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, समय की मांग है। परिणाम ये है, इसको कहते हैं वक्त की बात। आज वक्त की ये बात है, आज मोदी जी है तो मुमकिन है। और मैं तो अभी तक ये सुनती चली आई हूँ कि किसी पुरुष को आगे बढ़ाने में किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आज मुझे साक्षात देखने को मिला, एकदम प्रत्यक्ष देखने को मिला कि महिला को आगे करने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत मजबूत हाथ है। उन्होंने अपने मजबूत हाथों से, अपने नेक इरादों से, अपने सुदृढ़ इराकों से महिला को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उसका पूरा अमली जामा पहनाने का काम किया है। चर्चा हुई राज्यसभा में, सारी बहनों ने चर्चा में भाग लिया और बड़े मजबूती के साथ भाग लिया। आपने देखा होगा रात को 11:15 बज गए, लेकिन हर के चेहरे पे मुस्कान थी, हर के चेहरे पर एक अच्छा वातावरण था, सभी लोग खुश थे, इतनी अच्छी सार्थक चर्चा हो रही थी। महिलाओं के जो उनका त्याग है उसको कोई अनदेखी नहीं कर सकता। हम राजनीति की बात न करें, हम चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम गेम की बात कर सकते हैं, हम खेल जगत की बात कर सकते हैं, हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, हम व्यवसाय की बात कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जो हमारा चंद्रयान गया, उसमें हमारी 4 महिलाओं ने मिलकर के उसमें सहयोग किया। हम कल्पना चावला की बात कर सकते हैं, हम किरण बेदी की बात कर सकते हैं, हम उड़न परी पीटी उषा की बात कर सकते। ये सब हमारी धरोहरें हैं। इन सब को देख करके ये अंदाजा था कि महिलाओं के अंदर बहुत क्षमता है। बल्कि राज्यसभा में हमने देखा कि सभापति ने जो वाइस चेयरपर्सन का पैनल बनाया वो भी महिलाओं का सारी था। महिलाओं का सारी था। महिलाओं का जो भी चेयरपर्सन थी सब हमारी महिलाएं थी। और आपने देखा होगा एक पैनल जो बना है महिलाओं का, उसमें उस महिलाओं ने बखूबी अपने चेयरपर्सन का अपना जो कल पार्लियामेंट में जो चली उसको चलाने का भी काम किया। और सरकार मोदी जी स्वतः बैठे रहे रात तक, अमित शाह जी बैठे रहे, आदरणीय हमारे जेपी नड्डा साहब बैठे रहे, सबके मन का एक उत्साह था। और जितनी हलचल राज्यसभा के अंदर थी उतनी हलचल कहीं बाहर भी थी कि सबको ये जिज्ञासा थी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब विधेयक पारित हुआ सर्वसम्मति के साथ, तो बिल्कुल ऐसे लगा कि वाह, आज तो बिल्कुल जैसे सपना ही पूरा हो गया। आज़ादी हमको मिली 1947 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको अधिकार भी मिला संविधान में, समानता का भी हमको अधिकार मिला, लेकिन असली समानता का अधिकार अगर मिला है तो कल हमको प्राप्त हुआ है। जी चौधरी साहब, सही समय या पूर्ण बहुमत की सरकार, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बीजेपी मुख्यालय पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनका अभिनंदन किया गया बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, इस तरह के फैसले अगर कोई सरकार लेती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत बहुमत की होती है। और इस बदलाव को देखा भी है देश ने, किस प्रकार जोड़ तोड़ की जो सरकारें थीं उसमें कैसे खेल होता था इसको रोकने के लिए, वो भी देखा, जिसकी तरफ आप दोनों इशारा कर रहे हैं कि कैसे गठबंधन के जो सहयोगी दल थे वो आज भी साथ हैं किसी ना किसी नाम पर। लेकिन बहुमत की सरकार कितनी सटीक होती है? देखिए, जहाँ तक बहुमत की आप बात करें
अभी जैसे सब लोग साथ होकर के सिर्फ 2 वोट खिलाफ पड़ना, राज्यसभा में 1 खिलाफ पड़ना, तो ये काम पहले भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि बहुमत की वजह से ही हम अचीव कर पाए, ये काम पहले भी हो सकता था। मैं आपकी पहली वाली बात को, आपकी और सीमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि 2010 में कांग्रेस के द्वारा जो करीब 9 मार्च 2010 में राज्यसभा से ये पारित हुआ, उसके बाद में उनके बाद में 4 साल उनके पास थे लाने के लिए। अब आप देखिए लोकसभा में जैसे ये 20 तारीख को पारित हुआ, उसके बाद में 21 तारीख को राज्यसभा से पारित हो गया, 2 दिन में पारित हो गया। लेकिन अगर कांग्रेस का उस समय मंशा होती, जब सारी पार्टी साथ हैं तो बहुमत का इश्यू नहीं आता। अगर सारी पार्टियां अभी भी साथ हैं तो बहुमत का इश्यू नहीं आया। अगर वो चाहते तो अपना डिवीजन कर सकते थे, वो सारे के सारे अलग हो सकते थे। लेकिन उनकी इंटेंट और मंशा उनकी नहीं थी। अगर मंशा होती तो 9 मार्च 2010 को पास हुआ राज्यसभा का, वो 4 साल तक लोकसभा में उसको नहीं लाया गया और कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इसीलिए उसके लिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक विल होनी चाहिए। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं हमेशा कठोर निर्णय के लिए, सही निर्णय के लिए और देश हित के निर्णय के लिए, वो अगर देश हित के लिए निर्णय हैं और देश की 50% जनता के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में है, उस निर्णय को लेने में वो कभी पीछे नहीं हटते। तो वो विल, इंटेंट वो कांग्रेस में नहीं थी और विपक्षी पार्टियों में उस समय 2010 से 2014 के बीच में नहीं थी, जो अभी हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली। अंग्रेजी में कहावत भी है, कहते हैं नो फोर्स कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। परहैप्स जी आपने एक सवाल किया बहुमत की, तो मैं एक जवाब देना चाहती हूँ जी। क्या 2014 के पहले कभी बहुमत की सरकार कांग्रेस की नहीं थी? थी ना? तो फिर क्यों नहीं लेके आए विधेयक को? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए नेक नियति और नेतृत्व। नियत और नेतृत्व जब दोनों रहता है तभी किसी काम को अंजाम दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास नियत भी है और मजबूत नेतृत्व भी है, तब जाकर के इस काम को हम अंजाम दे पाए हैं। शायद वो सही समय नहीं था, यही सही समय है। मिस्टर चौधरी, let me now ask you. I was saying, you know, that there is a saying in English that no force can stop an idea whose time has come. Perhaps this great idea, it was supposed to happen earlier. Now, anyway, I mean, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हो गया ये आइडिया। अब हमें आगे की तरफ देखना है, सशक्त बनाना है महिलाओं को, और ख़ास करके ऐसे समय में जब 2047 का विजन है, भारत को विकसित बनाना है, महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत अहम है। यंग जनरेशन को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो राजनीति में आए, क्योंकि ये खास करके एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसमें कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया हो, शायद सरकारी नौकरी कर ली हो, रिटायर हो गए, तो आप राजनीति की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अभी देश की मांग है कि युवा पीढ़ी राजनीति में उस जज्बे के साथ आए और उस परिवर्तन के उसके साथ आए जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाला विजन जो है उसको अचीव करना है। तो उसके लिए हम कैसे प्रेरित करेंगे जो युवा पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, खास करके उनको, जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा 2029 में या उससे आगे जब भी डिलिमिटेशन के बाद, तो ज़रूरी है कि ज़्यादा नंबर में युवा पीढ़ी की महिलाओं को हम इसमें शामिल करें। देखिए, जो पॉलिटिक्स हैं अब कंप्लीटली बदलाव आ रहा है। बदलाव इन द सेंस, अगर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए पॉलिसी मेकिंग जो है, एक पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि जितना महिला के बारे में सोच सकती है उतना और कोई नहीं सोच सकता। तो उसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। तो इसको भरने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पे हुआ। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण के लिए उन्होंने प्रावधान कर रखा कि हम करेंगे। जो घोषणा पत्र में बात कही वो किया, लेकिन और पार्टी जो घोषणा पत्र का जो बात करती है वो करती नहीं। और जहाँ तक यंग जनरेशन की बात है, अब पॉलिटी जो कम्प्लीटली डे बाय डे बदल रही है। पहले यंग जनरेशन को लगता था, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन हमेशा करप्शन के खिलाफ है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में आई है, वो ट्रांसपेरेंसी उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी हमेशा पहले तरसती थी। लेकिन अब युवा पीढ़ी के साथ साथ आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स भी आ रहे हैं,
बड़े बड़े बिजनेस लोग भी आ रहे हैं, और उसके बाद में यंग पीढ़ी जो है वो भी अट्रैक्ट लगातार हो रही हैं। पहले पॉलिटिक्स से वो दूर रहती थी, लेकिन अब उनको लगता है कि हमारा भी देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी टैलेंट वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में, एक समय हम देखते थे लोकसभा हमारे किस तरह होती थी, अब जो लोकसभा का जो देखेंगे लगातार जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हमारे काफ़ी इस तरह के लोग आएंगे जो कि पॉलिसी मेकिंग में हर फील्ड के, हर क्षेत्र के, हर सेक्टर के जब आएंगे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि इस तरह का लोग आएँ और पॉलिसी मेकिंग में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। और जब फाइन पॉलिसी मेकिंग देश के लिए होगी तो देश जो है आगे सर्टेनली बढ़ेगा, और 2047 में भारत जो है एक विकसित देश, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया है देश के लिए, वो अचीव होकर के रहेगा। और मैं कहता हूँ 2047 तो बहुत दूर है, उसके पहले ये चीज़ जो है अचीव हो जाएगी। सीमा जी, इससे मिलता जुलता एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि अकेले हम 10 कदम ही चल पाएंगे, साथ में हम दौड़ लगा सकते हैं। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, एक सीनियर वुमन पार्लियामेंटेरियन होने के नाते युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करेंगी कि वो और ज़्यादा संख्या में राजनीति में आए? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला सब कुछ कर सकती है, बशर्ते समाज और सरकार का सहयोग होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहले जब बेटियां पैदा होने ही नहीं दी जाती थी, होने से पहले उनके बारे में गलत धारणा पाल ली जाती थी, तो उनको हम राजनीति में कैसे ला सकते थे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम ये आया कि आज हमारा लिंगानुपात बढ़ गया। आज सबके घर परिवार में बेटियां हैं। अब हर व्यक्ति बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं मानता। जितनी शिक्षा वो बेटे को देता उतनी शिक्षा अपनी बेटी को भी देता है, और बेटियां राजनीति में बहुत सक्सेसफुल होंगी। आने वाले कल में आप देखिएगा कि महिलाओं का जो स्थान होगा, हमारी बेटियां अच्छी अच्छी पॉलिटिशियन बनेंगी, पार्लियामेंट में आकर के उनकी जब दहाड़ होगी, जब उनकी बात होगी, तो आप देखिएगा क्या होता है। और हम ये कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी का ने एक निश्चय किया है 2047 में विकसित भारत बनेगा। ये महिला आरक्षण का बिल 2047 के उस विकसित भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी के आधार पर हम आगे भी बढ़ेंगे और हमारी बेटियां बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे विजन के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ हमारी नई जनरेशन पॉलिटिक्स में आएगी और अच्छी राजनीति करेगी। जब शिक्षा का अभाव होता है, जब शिक्षा की कमी होती है, तो कोई भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें गिरावट आएगी। और अगर हम एजुकेटेड होकर के किसी कोई सोच बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसका फोकस बहुत अच्छा होता है जी। बेटियां हमारी आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी। मोदी जी ने जो ये एक तोहफा दिया है महिलाओं को, इसका सदुपयोग होगा जी। आप इसी के कंटिन्यूस में एक पॉइंट और है। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2009 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में पूरा कंप्लीट इंडिया का लोकल बॉडीज़ का, कि जो हमने रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में किया है, चाहे पंचायत में हो चाहे म्यूनसिपलिटी में हो, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये रिकमेंडेशन जो है, उसमें रिकमेंडेशन दी गई कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बड़ा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इससे कई क्रिटिक ये कहते हैं कि नहीं, इससे मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उनकी इस बात का जवाब है कि जब 2009 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड लॉ एंड जस्टिस की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा है कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत मीनिंगफुल है। तो आने वाले टाइम में अब इस मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन को स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पे और पार्लियामेंट के लेवल पे भी बढ़ाया जाएगा। जब हमने ग्रास रूट लेवल पे, जब हमारा गवर्नेंस का सिस्टम अगर देखा जाए, तो हमारे पार्लियामेंट हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, और हम कहते हैं कि 2 टियर है। मेरा मानना है कि 3 टियर है, और 3 टियर में ही महिलाओं का जो है वो योगदान होगा। लोकल लेवल पे हमारे, चाहे अर्बन में लोकल बॉडीज़ हों, जैसे गांव में पंचायतें हैं, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर हैं, और पार्लियामेंट है देश के लेवल पे। तो तीनों जगह जो हैं अब ये रिजर्वेशन होने से महिलाओं का मातृशक्ति का कंट्रीब्यूशन भी बड़ा मीनिंगफुल रहेगा जी। लेकिन सीमा जी, यहाँ पर मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल संसद के दोनों सदनों में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जब चर्चा हुई, दोनों सवाल कई सवाल उभर के सामने आए। उसमें एक सवाल तो बार बार ओबीसी का था। ओबीसी का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब बात टीना युवा पीढ़ी की भागीदारी की करती हैं, 2047 तक भारत के विकसित भारत बनने की होती है,
तब जातिवादी जो राजनीति है, जिसको केंद्र में रखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस विधेयक को लेकर भी कांटा लगाने की कोशिश की जा रही थी। लग नहीं पाया, इस बार हो गया, लेकिन पहले कोशिश होती रही इस तरह की। बार बार ओबीसी का सवाल उठाया जा रहा, पहला सवाल। दूसरा, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी कुछ बातें सुनने को मिली। फारूक अब्दुल्ला साहब सदन से बाहर निकले, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा वे उनको भी मिलना चाहिए। अगर जाति और मजहब की जो राजनीति है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, जहाँ तक ओबीसी आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की मंजूरी किसने दी? ओबीसी आरक्षण को जो उन्होंने पहले प्रस्ताव आया था, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमारी पार्टी ने दिया। हम 33% की बात करते हैं, 33% का आरक्षण होगा, सभी महिलाओं की भागीदारी होगी, सारी महिलाएं निकल कर के आएंगी। और ये कांग्रेस के लोग जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कांटा लगाने वाला काम कर रहे हैं कि ऐसा गेम खेलें, ये मामला उलझ जाए और फिर हम जाकर के PIL दाखिल करें और इसको उलझाने का काम करें। ये कांग्रेस की ये गेम है और इन लोगों ने, इनकी नीयत न महिलाओं के प्रति कभी साफ थी, न है, न कभी रहेगी। ये नहीं चाहते कि महिलाएं निकल करके समाज में आएँ, इसीलिए इन्होंने एक जिसको गांव में कहते हैं ना, पैर खींचने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, सीमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो अभी प्रेजेंट सिस्टम में, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे पार्लियामेंट हो, रिजर्वेशन सिस्टम जो है हमारा वर्टिकल के साथ साथ सिर्फ SC और ST का हॉरिजेंटल है। आप देखें, उसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो OBC का रिजर्वेशन अगर आप देखें, OBC वगैरह का रिजर्वेशन किसी का नहीं, सिर्फ SC और ST का रिजर्वेशन है। तो 33%, 1/3 रिजर्वेशन जो महिलाओं का होगा, उसमें 33% टोटल होगा। और जितना SC और ST का रिजर्वेशन है, उसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा, वो एक्सीड नहीं करेगा। उसमें जितने SC ST के हैं, तो उसमें SC ST के सपोज 100 टोटल MP आते हैं, तो उसमें 33% उसमें मैंडेटरीली रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन उसमें महिलाएं होगी। और जब वो वर्टिकल आगे जाता है, क्योंकि वर्टिकल में और कोई सेगमेंट नहीं है, अभी भारत के संविधान में किसी तरह का प्रावधान नहीं, सिर्फ SC और ST के अलावा, तो इसीलिए वर्टिकल में जो है ये प्रावधान नहीं है। लेकिन आगे सिस्टम जब एक बार फंक्शन करेगा, तो ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर गवर्नमेंट ने कोई अभी स्टैंड लिया है, कोई स्टैंड दिस वे और दैट वे नहीं लिया है। क्योंकि हम देखते हैं लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का सिस्टम अलग है, वहाँ पर हॉरिजेंटल OBC का भी आता, कहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है, अभी हमारा रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ SC ST का है, तो SC ST में भी महिलाओं का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में रिजर्वेशन आने वाले समय में, क्योंकि ये मांग उठ रही है आने वाले समय में पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए, हाँ। और ज्यादा निचले तबके से महिलाओं को उसमें उनकी भागीदारी हो, उसको बढ़ाने के लिए क्या ये प्रावधान है कि आने वाले समय में हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, अभी देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी सिस्टम अभी जब शुरू किया है, ये अभी वर्केबल होता है, कैसे होता है, उसके बाद में देखा जाएगा कि भाई सोसाइटी में जो बैकवर्डनेस क्या है क्या नहीं है, वो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन अभी जो है मेन टारगेट जो है, वो ये नहीं रखा गया कि किसी पर्टिकुलर कास्ट का रिजर्वेशन का, अभी सिर्फ ये है जेंडर रिजर्वेशन है, बेसिकली महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। और महिला रिजर्वेशन में क्योंकि एक कन्फ्यूजन था एक लेवल पे कि भाई SC ST में क्या होगा, क्या उसके प्लस होगा, या तो इसीलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा और वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आएगा। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन में और कोई रिजर्वेशन का प्रावधान जो विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। चौधरी साहब, आपने कहा कैसे होगा, हर किसी के मन में अब एक सवाल है, कैसे होगा? परसीमन की बात है, जनगणना की बात है, 2029 तक होगा या उसके आगे जाएगा? सरकार की मंशा तो ठीक थी, सरकार ने पारित कर दिया दोनों सदनों से, अब सवाल प्रक्रिया का है, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, किस तरह से होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल संसद में भी उठा था और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उठाया था कि अभी आप लागू क्यों नहीं कर सकते, अभी क्या भी करिए। देखिए, ऐसा है कि तो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी लागू करें तो आप कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं किया आपने, आपकी सीट सपोज उनकी खुद की सीट है, और अगर गवर्नमेंट को ये पावर दे कि भाई आप अभी क्या भी करें, तो उनकी खुद की सीट अगर महिला की कर लें तो क्राइटेरिया क्या, बेसिस क्या? अगर गवर्नमेंट अगर कल छांट के कह दें भाई कि इतने लोग हैं, इन सारों की सीटें जो लोग हैं चुन करके उनकी सीट महिला की सीट कर लें, तो इसीलिए गवर्नमेंट की मंशा बहुत क्लियर है। तो इसीलिए उनको उसी समय समझ में आ गई, पूरी पार्लियामेंट को लग गया और बहुत सटीक जवाब था।
तो इसीलिए उसमें आने वाले टाइम में ये पहले सेंसस होगा, उसमें पॉपुलेशन का क्या आता है, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन महिलाओं की उसमें संख्या क्या रहती है, क्योंकि ये सारे प्रावधान भारत के संविधान में नहीं दिया जा सकते। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो अमेंड होगा, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया दे दिया कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा। कैसे होगा, प्रोसीजरल, वो जो हैं वो भारत के संविधान में नहीं दिया जा सकता। वो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो कमीशन करेगा, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, गवर्नमेंट से उसका इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो ये कहेंगे भाई गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और कई लोगों की सीटों को जो आपने महिलाओं की कर दी। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जनरेट होगा जो कि सबके लिए लागू होगा। जैसे हम कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो सारों के लिए इक्वल होगा, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन का उसमें स्कोप नहीं होगा। तो इसीलिए इमीडिएटली ये नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि 2029 से होगा। 2029 तो पार्लियामेंट का कह सकते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन जो है 2026 में जब डिलिमिटेशन हो, सेंसस होगा पहले 25 से, मेरा मानना है 24 से शुरू हो जाएगा। 24 से शुरू हो जाएगा सेंसस होने के बाद में, अगर 2026 में डिलिमिटेशन के बाद में, उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा, तो 27 और 29 के बीच में चाहे विधानसभा हो या और कोई चुनाव हो, तो मेरा मानना है कि उसमें समय भी लागू किया जा सकता है। लेकिन हाँ, लोकसभा का जो है, क्योंकि टर्म जो है 2024 में चुनाव होंगे तो वापस 2029 में ही होते हैं, तो उसमें लोकसभा में पहली बार 33% उस समय होगा। लेकिन उसके पहले कोई विधानसभा के चुनाव होंगे तो डिलिमिटेशन के बाद में वो जब जो ही रिपोर्ट पब्लिश होगी तो उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। एक और चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन जो इससे पहले हुए हैं एक्सरसाइजेज, उनमें अमूमन कितना समय लगा है, और अब जब ये होगा, अगर जब भी ये शुरू होगा तो क्या संभावना है कि कितना वक्त लग सकता है, और क्या ये 29 तक फिर लागू होगा या फिर ये 34 तक चला जाएगा? मुझे लगता है 2026 के पहले पहले सेंसस हो जाएगा और 2026 को डिलिमिटेशन जो है मुझे लगता है बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड में हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं कि 1 साल से भी ज़्यादा लगेगा। पहले करीब 2 साल लगे होंगे, लेकिन इससे क्योंकि उसके बाद में आने वाले जो कहीं भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, 2027 में भी चुनाव हो, 2028 में भी है, 2026 में भी है, तो इसीलिए उन चुनाव पे ये लागू हो जाएगा। तो हमें महिलाओं का रिजर्वेशन, मेरा मानना है, ये इट इज़ माई ओपिनियन, नॉट द ओपिनियन, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी जो हैं काम करने का उनका तरीका बहुत फास्ट है, उनका मनसा बहुत साफ है। वो अर्लीस्ट पॉसिबल 2029 को पार्लियामेंट को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरे चुनाव जो हैं हमारे विधानसभाओं के, उसमें जो मेरा मानना है कि लागू हो सकता है। सीमा जी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है युवा पीढ़ी की महिलाओं के लिए 2029 या 34 जब भी हो, तो कि वो राजनीति में अपनी भूमिका निभा सके। लेकिन ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि इस बिल में डायरेक्ट इलेक्शन का ही प्रावधान है, और हमारा खुद का पार्लियामेंट बाई कैमरल है, इसमें अपर हाउस है, और हमारे कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें अपर हाउसेस भी हैं। तो वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी रहे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को क्या सिर्फ इच्छा शक्ति पे छोड़ देना चाहिए, या उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हो जिससे आप इस तरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी? राज्यसभा विधान परिषद में आरक्षण करना ये वैधानिक संकट है। ये चुनाव तो होता नहीं है, तो विधायकों के आधार पर संख्या बना करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है। वही हाल विधायकों के संख्या बल पे विधान परिषद में भेजा जाता है। ये उससे अलग है, लेकिन हमारी नीयत ठीक है, हमारी सरकार की नीयत स्पष्ट है। अगर स्पष्ट न होती तो हम जैसी ग्रामीण महिला, दूर दराज की रहने वाली महिला, जो बिल्कुल किसी बड़े उद्योगपति से नहीं, फिल्म जगत से नहीं, किसी बड़े उससे नहीं, तो हम लोग कैसे आए? पार्टी ने ढूंढ के लाया हम लोगों को। ऐसे पार्टी ढूंढेगी और लेकर के आएगी, लगातार हमारा प्रतिशत बढ़ेगा। जी बिल्कुल। चौधरी साहब, थोड़ा सा जरा अलग हटता हूँ, बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसाल बना है। मिसाल लोकतंत्र में, देश की जो हमारी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उस लिहाज से तो है। लेकिन अगर मैं सदन की बात करूं, क्योंकि लंबे अरसे बाद लगा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जी ने कई बार इस बात को कहा कि सदन में सहमति के साथ आगे बढ़ा जाए, मुद्दों पर चर्चा हो, टकराव से बचा जाए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी, ओम बिरला जी ने भी इन बातों पर लगातार जोर दिया कि सदन में चर्चा हो,
बात हो, अपनी बात रखिए। और वो दृश्य कहीं ना कहीं संसद का जो नया भवन है इस बार देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई, सर्वसम्मति के साथ काम भी हुआ, और जहां विरोध प्रकट करना था वो विरोध भी जताया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी हम आगे उम्मीद कर सकते हैं क्या, जिसकी उम्मीद राज्यसभा के सभापति जी कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? देखिए, नए संसद में जाने के बाद में पहली बार पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारे दल, उनकी चाहे आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा एक हुआ। और मेरा मानना है कि चर्चा जो है वो सार्थक होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आगे कई तरह के बिल आते हैं, पार्टीज अपना स्टैंड ले सकती हैं। इसमें वुमेन रिजर्वेशन के लिए तो मैं मानता हूं कि पूरा देश एम्पावरमेंट के लिए एक साथ है और ये पूरा विश्व के लिए मैसेज है। लेकिन दूसरे जो बिल आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि जो इसमें जो सहयोग दिया उसमें सब वो सहयोग देवे, लेकिन हाँ, सार्थक चर्चा जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक मैसेज जो है पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी को भी जाता है कि हाँ, पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन होता है, चर्चा होती है, और चर्चा के बाद में जो है उसमें उसके बाद में लॉ बनता है। तो ये मैसेज सभी राजनीतिक पार्टीज को देना चाहिए। और आखिर में होता यही है, अगर आप चाहे शोरगुल कर लो और चर्चा कर लो, बिल जो मेजोरिटी से हैं वो पास होना है, तो हमें ये सभी राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए और सार्थक चर्चा करनी चाहिए। और उनका कंट्रीब्यूशन जो है ये देश अपेक्षा करता है। जिन लोगों ने उन्होंने चुन के भेजा है वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो अपनी बात रखें, डिस्कशन करें, डिबेट करें, और डिबेट के बाद में जो है मेजोरिटी से डिसीजन हो। न ऐसा नहीं कि आप शोरगुल शुरू कर दो। हर एक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लेकिन विपक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो माइनॉरिटी में है तो उसको शोरगुल कर करके, हंगामा कर करके सदन का टाइम खराब कर। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस बार जो चर्चा हुई, जब जो हमारा संविधान सदन बना है उसमें सेंट्रल हॉल से जो संदेश गया, उसमें राज्यसभा के सभापति जी का इस बात पे जोर था कि टकराव से बचें, मुद्दों पे चर्चा करें। सीमा जी, आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सदन में चर्चा होगी आम जनता के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर, तो शायद पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और अच्छी बात ये रही है कि इस बार नए संसद भवन में हमने देखा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इस बिल पर चर्चा बहुत सार्थक हुई है, एक अच्छा संदेश दिया है हमने। अब चैलेंज ये है कि इसको बरकरार कैसे रखेंगे आगे। कि हमारी सरकार, हमारे सभापति महोदय राज्यसभा में बार बार ये कहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि आप आइए चर्चा करिए। आपको याद होगा मणिपुर पे चर्चा कराने की बात आई थी, हमारे स्पीकर साहब ने, हमारे नेता ने बार बार कहा कि आइए चर्चा होगी, चर्चा होगी। टाइम दिया गया, वो लोग आए ही नहीं, आए तो हंगामा करके चले गए, वॉकआउट कर दिए। और सार्थक चर्चा होने से मैं ये समझती हूँ कि जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी तब तक कोई बातें छन करके सामने नहीं आएंगी। सदन चलाने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की है। जब दोनों लोग मिल करके चर्चा करेंगे तो सदन में बेहतरीन काम होगा, जनता के हित का फैसला लिया जाएगा। हमारे स्पीकर साहब को आपने देखा होगा, कितनी कूल माइंड के हैं, कितना उनके अंदर धैर्य है। मैं उनके धैर्य की सराहना करती हूँ, उनके अंदर अटूट धैर्य भरा हुआ है। और विपक्ष को जिस तरह से वो सम्मान देते हैं, कहते हैं कि आप आइए, अपनी बात कहिए, चर्चा करिए, मैं सुन रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो उठ के खड़े भी हो जाते हैं, बार बार खड़े रहते हैं कि भाई मैं उठ गया हूँ तो आप बैठो, मैं कोई व्यवस्था दे रहा हूँ, आप व्यवस्था का पालन करिए। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से नए सदन में चर्चा हुई, ये अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण था। और हम उम्मीद करेंगे, हमारी सरकार कोशिश करेगी, स्पीकर साहब की पूरी पहल होगी कि आगे भी इसी तरह से सार्थक चर्चा हो। बिल्कुल। चलते चलते चौधरी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। ये सेशन ऐतिहासिक सिर्फ इस बिल की वजह से नहीं रहा, और भी कई तरह के ऐसे क्षण रहे जो इसको ऐतिहासिक बनाते हैं। पुरातन से नवीनतम की ओर का जो ये सफ़र रहा, आपने दोनों का अनुभव किया है। आप अगर हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करें कि ये जर्नी कैसी रही, ये स्विच ओवर, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, वो कैसा रहा? देखिए, मैं 2014 में पहली बार सांसद बना, तो पिछले करीब आप देख लीजिए कि जुलाई 2014 से इस पुराने सदन में बिताए हैं। तो ये तो थोड़ा तो लगता ही है
कि जब भी आप किसी घर में लंबे समय तक रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है, इसमें जो इतना विजुलाइज नहीं किया गया, जो आज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। तो काम फास्ट हों, अच्छी तरह से हों, काम सब सांसद कर सकें और ये देश हित में भी हैं। तो इसीलिए जब हम नए में शिफ्ट हुए तो अपने आप में ये देखा भाई कि क्या भारत आज देखें तो विश्व की मेरा मानना है कि ऐसा भवन है, ये ऐसा हमारे डेमोक्रेसी का मंदिर है। तो मेरा मानना है कि पूरे विश्व में शायद सर्वोच्च कहा जा सकता है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड का हो, सारों की आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख करके देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात में, उनके विजन की, उनके दूरदृष्टि की, जो उन्होंने सोचा और क्रियान्वित की, और आज की तारीख में ऐसा भवन बन करके तैयार हुआ जहाँ काम करने के लिए। और आगे जब हम सेंसस की और डिलिमिटेशन की बात करें तो सीटें भी बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन सीटें बढ़ें और फिर हमारे पास बैठने की जगह नहीं हो, लेकिन उसको पहले विजुलाइज करना और उसका रोड मैप 2047 तक का पूरा बना देना देश के लिए, ये अपने आप में बहुत ही विजनरी का काम है। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ, और इसीलिए आज ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी माने जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सीमा जी, भवन बदला, भाव भी बदले या भाव वही रहे? देखिए, अगर हम पुराने भवन की और नए भवन की बात करें तो पुराना जो भवन था वो अपने मायने में बहुत बड़ा स्थान रखता है। वहाँ पर संविधान की चर्चा हुई, वहाँ पर संविधान बनाया गया, लोगों ने त्याग किया, लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने एक से एक बढ़कर के वहाँ पर इबारत लिखी गई। उसका बहुत लंबा इतिहास है, उसका एक बहुत संघर्ष भरा इतिहास है। और नई जो हमारी संसद बनी, इसका भी एक नया इतिहास बन गया पहले ही दिन। तो एक इतिहास को हम छोड़ के आ रहे हैं, दूसरे इतिहास में हम जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैसे हमारी दो आंखें होती हैं ना, हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते, उसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, इसका भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। जब जब आदमी पुराने जगह से नए घर में जाता है तो तुलना करता है कि वहाँ क्या अच्छाइयाँ थी, यहाँ क्या बुराइयाँ हैं, यहाँ क्या अच्छाइयाँ, वहाँ क्या बुराइयाँ थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने भवन का संघर्ष था, जो पुराने भवन में संविधान के बारे में लोगों ने सोचा, जो बनाया, उसी को आधार मान करके नया भवन बनाया गया। नए भवन में हमारी सोच अच्छी हो, हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमारी सोच में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। और दोनों भवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों भवन का अपना एक अलग अलग इतिहास है। अगर पुराने भवन का इतिहास संविधान से बनाया है तो नए भवन का इतिहास महिला आरक्षण बिल को लागू करके बनाया गया। बिल्कुल, तो एक समृद्ध विरासत से एक उज्जवल भविष्य की ओर हमने कदम रखा है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि नए सदन में हमने महिलाओं को सशक्त करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और जिस पर हमने चर्चा भी की। आने वाले दिनों में अब इंतज़ार रहेगा कि जल्दी से ये इम्प्लीमेंट हो और युवा पीढ़ी की महिलाओं को हम राजनीति में, पॉलिसी मेकिंग में अहम भूमिका निभाते हुए देखें। So with that having been said, we'll have to wind up the program. I would like to thank both my guests for joining us on this special broadcast, and thank you to you viewers also for your time.